हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट सेशन है और इसमें हम चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट टाइम हमने हीट कैपेसिटी जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। ठीक है जी। इसमें हम डिफरेंस देखेंगे और ये देखेंगे इनको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले है हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं, these are those reactions which are completed by the evolution of heat. Exo means exit। ठीक है जी, यहाँ पे हीट जो है वो एग्जिट होगी। ठीक है जी, तो इसको हम बोल सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ हीट। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक में जो रिएक्शन है इट इज़ कंप्लीटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यहाँ पे जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट जो है इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक में जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। अगर हम इंथैल्पी चेंज की सेंस में देखते हैं, इंथैल्पी चेंज की सेंस में अगर हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखें तो देखिए वो कैसा होगा। अभी क्योंकि इंथैल्पी चेंज जो है दिस डेल्टा एच वो बराबर होती है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास एच पी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमें देता है इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। अगर हमारे पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो ग्रेटर देन है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारे पास जो डेल्टा एच का वैल्यू है दैट वुड बी नेगेटिव। और अगर डेल्टा एच का नेगेटिव वैल्यू है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दूसरी तरफ अगर एंडोथर्मिक देखते हैं तो हमारे पास अगर डेल्टा एच डेल्टा एच जो है वो तो एच पी माइनस एच आर है, लेकिन अगर एच आर की वैल्यू देखते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट वो लेस देन है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है इट इज़ लेस देन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक। अब इसी को हम ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली देखते हैं तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट्स हैं जिसको हम एच आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। ये हमने देखा, अभी पीछे भी देखा, जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से। ठीक, प्रोडक्ट की एनर्जी आएगी, दिस इज इंथैल्पी, प्रोडक्ट की कम है रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नेगेटिव। ठीक, क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट कम है। उसी तरह से एंडोथर्मिक में अगर देखेंगे तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है रिएक्टेंट से, यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है हमारे पास हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे बोला गया कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसकी स्टेट ए है, उसको हमने कुछ हीट क्यू प्रोवाइड करी तो बन गया, उसकी स्टेट जो है चेंज हो गई सी में, जो स्टेट है वो चेंज हो गई सी में। एक ही सिस्टम की बात हो रही है। अभी अगर हम सेम स्टेट ए से स्टेट बी में जाते हैं क्यू हीट का, स्मॉल क्यू हीट का चेंज करके, और स्टेट बी से हमारे पास जो एच हीट का अगर हम चेंज करते हैं और हमारे पास बी स्टेट जो है वो सी में कन्वर्ट हो जाती, तो इसका मतलब ए से सी का डायरेक्ट पाथ में कैपिटल क्यू चेंज आया, और स्टेट ए से स्टेट बी फिर स्टेट सी में हम गए तो वो इनडायरेक्ट चेंज आया जिसमें दो पाथ थे। ठीक है, तो बेसिकली हेस लॉ बोलता है कि हमारे पास किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम जा रहे हैं तो टोटल हीट चेंज जो है हमेशा सेम होगा। इसका मतलब कैपिटल क्यू इज इक्वल टू द समेशन ऑफ स्मॉल क्यू एंड स्मॉल एच। ठीक है, दिस इज हेस लॉ। टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज, टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज is seen whether takes place in one step or in number of steps remains same. Remains same. ठीक है जी, दिस इज हेस लॉ। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, फर्स्ट पाथ में अगर क्यू कैपिटल क्यू चेंज है, सेकंड पाथ में स्मॉल क्यू स्मॉल एच चेंज है, तो
according to Hess law, capital Q is equal to small q plus small h. So this was Hess law. ठीक, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आया तो दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऐसी कमियां थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, और हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं उसमें वो देखने को मिल रहा है. ठीक है जी. तो बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, दीज आर लिमिटेशंस टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो क्या बोला गया कि फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ड्यूरिंग ए प्रोसेस टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, कि टोटल एनर्जी जो है पूरे के पूरे सिस्टम में ड्यूरिंग एनी प्रोसेस वो जो है वो सेम रहेगी. बट इट डज नॉट टेल वेदर द प्रोसेस विल अकर और नॉट. लेकिन जो फर्स्ट लॉ है वो इस बारे में बात नहीं करता है कि हमारे पास कोई प्रोसेस होगा भी या नहीं होगा. ये तो उसने बोल दिया कि जो एनर्जी जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वो जिस प्रोसेस की बात कर रहा है जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रहेगी वो प्रोसेस होना है कि नहीं होना है, इसके बारे में फर्स्ट लॉ जो है वो कोई बात नहीं करता है. ठीक है. अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है इट डज नॉट टॉक अबाउट स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस. स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस. अब ये चीज़ें क्या है ये समझ लेते हैं. अब देखिए, बोला अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, जो खुद से हो जाए. कोई प्रोसेस ऐसा जो खुद से हो जाए या उसको थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़े, थोड़ा सा पुश, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश देना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर डाउन अ हिल. हमारे पास जो पानी है झरने से खुद, जो झरना है उससे पानी खुद नीचे की तरफ गिरता है. ठीक है जी. या पहाड़ के ऊपर पत्थर है, कोई बड़ा पत्थर है, उसको हम ज़रा सा हिलाएंगे या खुद ही, ठीक है, या तो इक्विलिब्रियम में होगा तो हमें ज़रा सा पुश देना पड़ेगा तब नीचे आएगा, लेकिन अदरवाइज वो खुद ही जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउन द हिल. ठीक है. दैट प्रोसेस जो खुद हो रहा है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक. उसके अलावा अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, जितने भी हमारे पास नेचुरल प्रोसेस हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, दोज आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर. ठीक. नेक्स्ट है अ प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ. कोई ऐसा प्रोसेस जो ना तो खुद से हो नॉर बाय इनिशिएशन, और अगर हम उनको इनिशिएट भी कर देते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि वो खुद हो जाएंगे. उनको क्या बोला जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. दोज आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल. ऐसा नहीं है कि पानी झरने से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा. ठीक है जी. दैट मीन्स वो प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक. अभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो खुद रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ड्राइविंग फोर्स होती है. ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स है जो हमारे पास किसी प्रोसेस को करने में हेल्पफुल है. ठीक है. ये प्रोसेस के होने में हेल्पफुल है, उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो ड्राइविंग फोर्स किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है. जो ड्राइविंग फोर्स है इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फैक्टर्स. 2 फैक्टर्स का रिजल्टेंट है. क्या? फर्स्ट इज टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी. टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी. हमारे पास कोई भी प्रोसेस जो है वो तभी होगा अगर वहाँ पे वो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस. एक बार प्रोसेस जो है पूरा पूरा कंप्लीट हो गया तो प्रोसेस का जो प्रोडक्ट, जो रिजल्ट आया है उसकी एनर्जी जो है कम होनी चाहिए. ठीक है जी. तो ये आ जाता है हमारे पास फर्स्ट फैक्टर. दूसरा टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रेंडमनेस. टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रेंडमनेस मतलब हमारे पास जब लेट्स से हमारे पास 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे ए प्लस बी, ये कंबाइन करके सी प्लस डी प्लस ई, 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं. इसका मतलब जो रेंडमनेस है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टिकल थे, यहाँ पे 3 बन गए, तो बेसिकली रेंडमनेस जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई. ठीक है. तो ये भी बोला जाता है, देखने को मिला, ऑब्जर्व किया गया कि हमारे पास कोई प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ तभी जाएगा जब कंप्लीशन होने के बाद हमारे पास जो रेंडमनेस है वो इंक्रीज कर जाए. जो रेंडमनेस है प्रोसेस की वो क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, जिसको बोला गया टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रेंडमनेस. ठीक. अभी देखिए, अगर हमारे पास ये दोनों फैक्टर देखिए वर्क कैसे करते हैं. बोला इफ बोथ फैक्टर्स फेवर. अगर दोनों के दोनों फैक्टर जो है वो
फॉरवर्ड प्रोसेस को फेवर कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फैक्टर अकेले काम नहीं कर सकते, ये दोनों फैक्टर जो है वो अकेले काम नहीं कर सकते, इनको कॉम्बिनेशन में ही काम करना पड़ेगा। और अगर जब दोनों के दोनों फेवर करेंगे तभी हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ़ आइदर वन अपोजेज, अगर दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक जो है अपोज कर जाए, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लाने की कोशिश करे, ठीक है, और वो भी ग्रेटर मैग्नीट्यूड, मतलब जो लेट्स से हमारे पास जो रैंडमनेस है वो बोल रहा है कि पीछे की तरफ लानी है रिएक्शन, दूसरे शब्दों में कि रिएक्शन नहीं होने देनी है, और उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, इफेक्ट ज़्यादा है उसका, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मिनिमम एनर्जी की है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है लेट्स से, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो ओवरऑल प्रोसेस जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। दैट मीन्स रिएक्शन क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। उसके अलावा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है या प्रोसेस जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा, और वहाँ पे कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, ठीक है, जो रिएक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी अगर हमारे पास जो ये आपकी दो ड्राइविंग फोर्स है, टेंडेंसी ऑफ मिनिमम एनर्जी और टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है। तो इस टाइम पे हम बोलेंगे कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रोपी। तो बेसिकली सबसे पहले जो एंट्रोपी है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है स्टेट फंक्शन क्या है, अगर आपको डाउट है तो वो आप देख सकते हैं, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वो लिंक कर दूँगा। स्टेट फंक्शन है हमारे पास एंट्रोपी, उसके अलावा ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए एंट्रोपी है क्या, इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। हमारे पास जो सिस्टम है उसमें कितनी रैंडमनेस है पार्टिकल की, ठीक है, रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स या उनमें डिसऑर्डर कितना है उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी, ठीक है जी। अभी क्योंकि गैस के पार्टिकल जो है सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल तो नज़दीक होते हैं, तो इसलिए गैस जो है उसमें एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है, देन लिक्विड, देन सॉलिड। गैस में पार्टिकल जो है उनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है, रैंडमनेस या डिसऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा है, देन कम्स लिक्विड, देन कम्स सॉलिड, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज की, डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस में हमारे पास एंट्रोपी चेंज जो है वो उसका अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे तो वो क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली, कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई जब हमारे पास टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, आइसोथर्मली मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। एंड रिवर्सिबली, रिवर्सिबली का यहाँ पे असेंस इतना है कि स्लो प्रोसेस है, ठीक है, रिवर्सिबली, और आइसोथर्मली कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब हुई है डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। जो ये रेशो है ये हमें बताएगा कि हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज है वो कितना है, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे लिख रखा है फॉर्मूला, हालांकि इसको आप क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो बुक्स में हो सकता है आपको ऐसे देखने को मिले, ठीक। अभी जिस तरह से यूनिवर्स जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो उसी को एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स है उसी को हम बोलते हैं एंट्रोपी चेंज ऑफ टोटल, या टोटल एंट्रोपी चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का है उसी को हम टोटल एंट्रोपी चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक। अभी देखिए स्पॉन्टेनिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है हमारे पास, अभी क्योंकि हमने देखा कि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे पास प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस हो। तो बेसिकली डेल्टा एस क्या है, डिग्री ऑफ
मेजर ऑफ रेंडमनेस। तो इसका मतलब जिस टाइम डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव रहेगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। जिस टाइम पे डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव है, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल जो है नेगेटिव है, इसका मतलब जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन जो बैकवर्ड प्रोसेस जो है इट मे बी स्पॉन्टेनियस। जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो हो सकता है स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी जो है वो रहती है। उसके अलावा अगर हम बोलते हैं कि टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो ज़ीरो है, दैट मीन्स जो प्रोसेस है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो ज़ीरो है तो प्रोसेस जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे एंट्रोपी के बारे में जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ डज नॉट प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, हेंस कम्स सेकंड लॉ। जो सेकंड लॉ है वो बेसिकली बात करता है स्पॉन्टेनिटी की, कि हमारे पास कोई प्रोसेस होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की, तो आपने सारी जो है याद रखनी है। फर्स्ट वन इज, इन एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो खुद हो रहा है, वहाँ पे एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और नहीं आर आएगा, आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो क्या है, थर्मोडायनेमिकली क्या है, इरिवर्सिबल। बोलने का मतलब है कि हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो सारे के सारे क्या है, दीज आर नेचुरल प्रोसेसेस। जितने भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है दीज आर नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक। उसके अलावा देखिए, विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी मतलब एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ किए बिना, विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद से होते हैं, उनको अगर हमने रिवर्स करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई करनी ही पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी। तो बोलने का मतलब है, जो पहाड़ है उससे जो रॉक है या पत्थर है वो खुद नीचे तो आ जाएगा, लेकिन उसको जब हमने वापस ऊपर लेके जाना है तो तभी लेके जाएंगे जब उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स, मतलब लेट्स से उसको हम किसी व्हीकल से जॉइंट करके उसको पहाड़ के ऊपर ले गए, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है रिक्वायर्ड है, तभी हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है रिवर्स हो सकता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि अगेन एक स्टेट फंक्शन है, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। सिर्फ स्टेट फंक्शन ही नहीं, ये हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक। अभी देखिए गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, अगर मैथमेटिकली देखते हैं तो दैट इज जी से डिनोट करते हैं गिव्स फ्री एनर्जी को, इज इक्वल टू एच क्या था हमारे पास, इस था इंथैल्पी माइनस टी एस, ठीक है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जी एच माइनस टी एस। अगर हम निकालते हैं फ्री एनर्जी चेंज, दैट विल बी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन जो है आपने ध्यान रखनी है, दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, या इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है। दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, या इसको गिब्स फ्री एनर्जी या गिव्स एनर्जी इक्वेशन भी बोला जाता है, ठीक है जी। क्या बोला गया, बोला इट इज़ दैट थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी, ये वो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है सिस्टम की, द डिक्रीज इन विच, जिसमें अगर हम डिक्रीज देखेंगे तो वो डिक्रीज किसके बराबर होगा, द डिक्रीज इन हुज वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क, इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। जो सिस्टम है वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो करवा सकता है, जो सिस्टम मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो हमें प्रोवाइड करवा सकता है, वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क
एनर्जी की फॉर्म में जो है उसको बोला जाता है गिव्स फ्री एनर्जी, क्योंकि वर्क जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो सिस्टम के अंदर वो वर्क, सिस्टम ने जो वर्क किया, जो यूजफुल वर्क सिस्टम ने किया, वो वर्क सिस्टम के अंदर कैसे सेव था, कैसे कंजर्व था, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। और अगर हम चेंज निकालते हैं गिव्स फ्री एनर्जी में, क्योंकि वर्क सिस्टम करवाएगा, इसका मतलब एनर्जी जो है डिक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा माइनस डेल्टा जी। चेंज हो रहा है गिव्स फ्री एनर्जी में, लेकिन डिक्रीज भी हो रहा है क्योंकि सिस्टम यूज करेगा ना अपनी एनर्जी, तो इसका मतलब माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम, क्योंकि इट इज़ द मैक्सिमम वर्क और यूजफुल वर्क, इट इज़ द मैक्सिमम एंड यूजफुल वर्क दैट अ सिस्टम कैन प्रोवाइड। ठीक है जी, होपफुली आपको डेफिनेशन जो है क्लियर हुई होगी कि क्या है हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी। उसके अलावा जो स्पॉन्टेनिटी है या नॉन स्पॉन्टेनिटी है, उसके बारे में भी जो है गिव्स फ्री एनर्जी जो है काफ़ी हेल्पफुल है, और उसके लिए हम जो है डेल्टा जी का यूज़ भी करते हैं। अभी देखिए जो डेल्टा जी है ये हमारे पास जिस टाइम नेगेटिव है, डेल्टा जी का वैल्यू जिस टाइम नेगेटिव है, ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। सिर्फ एक एंट्रोपी है हमारे पास जिसका वैल्यू अगर पॉजिटिव रहता है तो हमारे पास जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अदरवाइज डेल्टा एच देख लीजिए, डेल्टा जी देख लीजिए, इन दोनों का वैल्यू जो है नेगेटिव होगा, तभी हमारे पास प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा। और ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है जी, ये MCQ टाइप्स में आ सकता है। ठीक, उसके अलावा इफ़ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव, अगर डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। जो फॉरवर्ड प्रोसेस है, जो प्रोसेस आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, A से B बन रहा है या B से A बन रहा है, लेकिन बोल रहा है फॉरवर्ड प्रोसेस जो है नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब A से B जो है वो तो नहीं बनेगा। बैकवर्ड प्रोसेस में भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है, B से A बन जाए, लेकिन A से B तो कभी नहीं बनेगा, ये बोला। अगर कब, जब डेल्टा जी जो है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है जी, उसके अलावा अगर डेल्टा जी जो है वो ज़ीरो है, अगर डेल्टा जी जो है वो ज़ीरो है, इसका मतलब जो प्रोसेस है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि डेल्टा एच जब ज़ीरो है तब भी इक्विलिब्रियम होता है, डेल्टा एस ज़ीरो है तब भी इक्विलिब्रियम होता है, डेल्टा जी जो है वो ज़ीरो है तो भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, अभी जो हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू है, डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ के। अभी इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी तो ज़ीरो हो गया, तो ये वैल्यू ज़ीरो होगी, और डेल्टा जी नॉट किसके बराबर हो गया, डेल्टा जी नॉट बिकम्स इक्वल टू, ये उस तरफ चला गया, माइनस 2.303 RT log ऑफ के। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आता है, वहाँ पे आप इंथैल्पी चेंज जो है, सॉरी फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड स्टेट में जो है निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, जो हमारे पास के है, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो किसके बराबर होता है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। T इज टेम्परेचर केल्विन में, R इज गैस कांस्टेंट दैट इज 8.314 जूल्स, 2.303 कांस्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए जो कब है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें देखिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी, यहाँ पे बात कर रहा है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो सबसे पहले देखिए एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ये वो टेम्परेचर है, इसको हम बोला जाता है ज़ीरो केल्विन। ठीक है जी, दैट इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट ज़ीरो। बोला गया एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका परफेक्ट ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, परफेक्ट होगा। मतलब
उसके जो पार्टिकल हैं, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल हैं, वो एक परफेक्ट ऑर्डर में जो है अरेंज हो जाएंगे। अब वहाँ पे ऑर्डर जो है वो एक बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। एंट्रोपी क्या हो गई, ज़ीरो, क्योंकि टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो है, तो इसको बोला गया कि एब्सोल्यूट एंट्रोपी, ठीक है। बोला गया एट एब्सोल्यूट ज़ीरो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ परफेक्ट ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो इसके पार्टिकल है उनका ऑर्डर, दैट इज नो डिसऑर्डर एट ऑल, बिल्कुल भी डिसऑर्डर जो है नहीं होगा। और दूसरे शब्दों में जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है वो कितनी है, ज़ीरो है। कब, जब टेम्परेचर कितना है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। लेकिन बोला कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच पोजेस सर्टेन एंट्रोपी इवन एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी कुछ एंट्रोपी रह जाती है, जिनके पास एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो केल्विन पे, उनके पास कुछ एंट्रोपी जो है रह जाती है, ठीक है। उस एंट्रोपी को बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी क्या है, इट इज़ दैट एंट्रोपी, ये वो रेंडमनेस है जो किसी सब्सटेंस में होगी एट ज़ीरो केल्विन, ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट ज़ीरो पे कुछ सब्सटेंस के पास कुछ एंट्रोपी, थोड़ा बहुत अमाउंट जो है एंट्रोपी का रह जाता है। वो किस वजह से, वो हम देखेंगे किस वजह से, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है ना, ठीक है, वो बताता हूँ एक मिनट। लेकिन रेजिडुअल एंट्रोपी क्या है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कुछ अमाउंट ऑफ एंट्रोपी जो है पोजेस करते हैं इवन एट ज़ीरो केल्विन, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है जिनकी एंट्रोपी जो है ज़ीरो है, वहाँ पे भी अगर कुछ एंट्रोपी किसी सब्सटेंस की रह जाती है तो उसको बोलेंगे रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है, बची हुई एंट्रोपी। अभी रेजिडुअल एंट्रोपी जो है अराइज क्यों हो रही है, दिस रेजिडुअल एंट्रोपी अराइज ड्यू टू सम डिफरेंट अरेंजमेंट विद नियरली सेम एनर्जी ऑफ सेम सब्सटेंस। कुछ एक सब्सटेंस ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड की रेजिडुअल एंट्रोपी जो है दैट इज़ 5.85, बड़ी कम है, लेकिन है। वो किस वजह से है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल होगा लेकिन उसका हो सकता है थोड़ा सा अरेंजमेंट जो है ऑपोजिट हो जाए। अरेंजमेंट अलग हो गया तो वहाँ पे एंट्रोपी आ जाएगी, ठीक है। तभी यहाँ पे बोला ना, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है लेकिन उसका ऑर्डर भी परफेक्ट है, ठीक है। एक जैसा ऑर्डर है पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे सब्सटेंस में, पूरे क्रिस्टल में एक जैसा ऑर्डर है, तब एब्सोल्यूट एंट्रोपी ज़ीरो होगी। अदरवाइज क्या होगा, वहाँ पे कुछ एंट्रोपी बच जाएगी जिसको क्या बोला गया, रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक। तो ये हमारे पास था बेसिकली, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ थर्ड लॉ, ठीक है, जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे, ठीक। अभी हमारे पास इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, वो मैंने यहाँ पे सारी लिख रखी हैं, वो आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक। जैसे फर्स्ट है हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है, सिंपली इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। जैसे केमिकल इक्वेशन नॉर्मली होती है A+B फॉर्मिंग C, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको बैलेंस कर रखा है, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। दूसरा क्या है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कब बोलेंगे, जब वहाँ पे हम हीट चेंज भी बता रहे हैं। उस इक्वेशन के लिए अगर हम हीट चेंज भी रिएक्शन में मेंशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास वो रिएक्शन क्या है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक। दैट्स बस इतना ही है इसमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। हीट चेंज बता रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए, तो उसको हम बोल देंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या है कि कितना हीट चेंज हुआ, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द केमिकल इक्वेशन कंप्लीटली रिएक्टेड, कि हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ हीट का चेंज आया, हीट चेंज कितना हुआ, कब, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर रखे हैं रिएक्टेंट के, वो बिल्कुल कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, तो उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी देखते जाएं आप, ΔRH इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, ΔRH0। जिस टाइम स्टैंडर्ड की बात आएगी वहाँ पे हम नोट लगा देंगे ऊपर, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन है, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है
सेम है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया कि कितना इंथैल्पी चेंज हुआ जिस टाइम पे हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या है, इसको रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा सी एच, है क्या, अमाउंट ऑफ हीट चेंज, कितना हीट का चेंज हुआ व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड और बर्न्ड। जब 1 मोल जो है सब्सटेंस का वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया या बर्न हो गया, उस टाइम पे हमारे पास इंथैल्पी में कितना चेंज हुआ, उस टाइम पे इंथैल्पी में या हीट में कितना चेंज हुआ उसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखें, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है 1 मोल सब्सटेंस की बात करती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की, कैलोरीफिक वैल्यू देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, कितना अमाउंट जो है हीट का इवॉल्व हुआ, रिलीज कितना हुआ। अगर हम 1 ग्राम फूड लिया या फ्यूल, 1 ग्राम फ्यूल या फूड, उसको कम्प्लीटली बर्न कर दिया तो हमारे पास कितना हीट जो है इवॉल्व हो रहा है उसको बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। उसके अलावा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बना है एलिमेंट से तो कितना हीट चेंज हुआ, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आगे डेफिनेशन जो है आप इजीली अंडरस्टूड कर पाएंगे कि हमारे पास कितना इंथैल्पी चेंज हुआ है 1 मोल के लिए, तो हमारे पास सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की फॉर्मेशन के लिए कितना इंथैल्पी चेंज हुआ, दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, कितना हीट इवॉल्व हुआ अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए बेस के द्वारा। कितना हीट इवॉल्व हुआ जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग बेस, उसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, डेल्टा SOL सोल एंड H आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, या इसको इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। है क्या, अमाउंट ऑफ हीट चेंज, कितना हीट चेंज हुआ, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, यहाँ मोल आएगा, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। जब 1 मोल जो है सब्सटेंस का उसे हम कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवा दें तो हमारे पास हीट चेंज कितना हुआ। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसमें हीट चेंज कितना हुआ उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, कितना हीट जो है एब्जॉर्ब हुआ अगर हम डिसोसिएट करते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को उसके गैशियस एटम्स में। जैसे मॉलिक्यूल है, जैसे H2O है, उसको हम कितना हीट प्रोवाइड करें कि वो H2 और O2 में जो है टूट जाए। उस टाइम पे जो इंथैल्पी चेंज है, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई उसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा AH से। ठीक, नेक्स्ट देखिए इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, आयंस बनाना। तो बेसिकली कितना इंथैल्पी चेंज हुआ, कितना इंथैल्पी चेंज हुआ व्हेन 1 मोल ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड ऑन डिसोल्यूशन, उसको हमने पानी में डिसॉल्व किया या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, और वो क्या है, उसके जो कोवलेंट बॉन्ड जिन एटम्स के बीच में है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए। जब 1 मोल किसी कोवलेंट बॉन्ड का हमने पानी में डिसॉल्व किया और उसके आयंस बन जाए, उस टाइम पे इंथैल्पी चेंज कितना हुआ, अगर दूसरे सेंस में देखा जाए तो ये दिस इज नथिंग बट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन।
नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड कंपाउंड, व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड कंपाउंड मेल्ट टू लिक्विड स्टेट एट द मेल्टिंग पॉइंट। ये इसमें गलती है, हाइड्रेशन नहीं आएगी, दिस इज फ्यूजन, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, FUSION, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको लिखेंगे डेल्टा फ्यूजन H, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हीट absorbed when 1 mole of a solid compound melts to liquid state at the melting point, this is enthalpy of fusion, delta FUSH, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट है enthalpy of vaporization। वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में। 1 मोल ऑफ लिक्विड लिया, उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, कब? एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट, जितना हीट वहाँ पे चेंज हुआ उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जितना एंथैल्पी चेंज हुआ उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, दैट इज डेल्टा SUB एंड H। अब सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में जाएगा? वेपर में, ठीक। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट पे होता तो वो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही हमारे पास जो सॉलिड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम पे जो हीट चेंज हुआ है, उस टाइम पे जो हीट चेंज हुआ है, दैट इज डेल्टा सब्लिमेशन H, ठीक। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा FUS, ठीक है, फ्यूजन और S। अब यहाँ पे एंट्रोपी आ गया, ये चीज़ ध्यान रखें। तो कितना एंट्रोपी चेंज हुआ व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा FUS, और साथ में एंट्रोपी का सिंबल कैपिटल S, और हीट की जगह आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, नीचे आ जाएगा TM, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा वेपराइजेशन S, एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स is at boiling point, ठीक है जी, उसको हम बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है जी। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा, सिंपल है, इसी की तरह सिंबल रहेगा, TB का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसको हम लिखेंगे डेल्टा SUB S, ठीक है, कैपिटल S जो है वो एंट्रोपी बता रहा है। उसके अलावा इसका डेफिनेशन अगर देखते हैं तो दैट इज एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू वेपर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब एक चीज़ ध्यान रखें, जो सब्लिमेशन है उसमें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता है, वहाँ पे कोई भी टेम्परेचर हो सकता है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए स्पेसिफिक टेम्परेचर T लिख रखा है, ना कि TM लिखा है और ना ही TB लिखा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था यहाँ तक, कुछ डेफिनेशंस थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारे पास जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें स्टिल अगर आप कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको कुछ वैल्यू जो है इन लेक्चर्स से प्रोवाइड हो रही है, ठीक है जी। थैंक यू।